अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किए जाने के बाद आज हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, उसे मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया है और पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। सूरत हाल क्या हुई सेनेट इलेक्शन के बाद कि कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं है, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक ही हल है, इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये अपने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो, जिससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने जिस पे एतमाद हो। हम एक सियासी आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आज कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पर हमला करना क्या होता है। आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? वो बदला आप इलेक्शन कमीशन से क्यों ले रहे हैं जिसके अरकान को आपने खुद अपॉइंट किया है? तो अब पूरी पाकिस्तान को समझ आ गई है कि पुलिस क्या होते हैं, इदारों पर हमला करना क्या होता है। एक इलेक्शन की बात आती है तो तब जो भाषण आप पूरी दुनिया को दिया करते थे वो किस तरह हवा में तहलील हो जाता है। ये पूरी दुनिया ने आज अपनी आंखों से देखा। हुकूमत अब इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है, मगर 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं। 22 जनवरी को वजीर आजम इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और उसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। इसके अलावा 23 जनवरी 2020 को द न्यूज़ में सहाफ़ी उमर चीमा की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक उस वक्त के वजीर रेलवे शेख रशीद ने वजीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा और ख़त का मौजू उस वक्त के रिटायर होने वाले सेक्रेटरी रेलवे राजा सिकंदर सुल्तान थे, यानी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। खबर के मुताबिक शेख रशीद राजा सिकंदर सुल्तान की कारकर्दगी से इतने मुतासिर थे कि वो उन्हें इस ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। इसलिए राजा सिकंदर सुल्तान की रिटायरमेंट से सिर्फ 5 हफ्ते पहले, यानी 21 अक्टूबर 2019 को शेख रशीद ने वजीर आजम को खत लिखा और राजा सिकंदर की तारीफें करते हुए कहा कि वो एक मेहनती, काम पर तवज्जो देने वाले और ईमानदार ऑफिसर हैं और पाकिस्तान रेलवे को फ़ायदेमंद बनाने की मेरी कोशिशों में वो एक अनमोल असासा साबित हुए हैं। उनके पास वो सलाहियतें हैं जो आजकल के अफसरान में कम देखी जाती हैं। खबर के मुताबिक शेख रशीद ने अपने खत में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो राजा सिकंदर सुल्तान को रिटायरमेंट के बाद भी सेक्रेटरी रेलवे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये इंतज़ामी तौर पर मुमकिन नहीं तो मैं ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि राजा सिकंदर सुल्तान को फेडरल सर्विस कमीशन का रुकन या किसी भी खुद मुख्तार वफाकी इदारे का सरबराह बनाया जाए। खबर के मुताबिक शेख रशीद की दरख्वास्त सुनी गई और हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए राजा सिकंदर सुल्तान के नाम की तजवीज़ दी। खबर के मुताबिक नून लीग की हुकूमत में राजा सिकंदर सुल्तान चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर थे और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान नून लीग का वफ्द सरकारी गाड़ी में वहां पहुंचना चाहता था, मगर राजा सिकंदर सुल्तान ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और कहा कि अगर मैंने आपको जाने दिया तो फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को भी इस बात से नहीं रोक सकता। और ये बात सुनकर उस वक्त की हुक्मरान जमात के नुमाइंदों को झटका लगा। यानी कुछ अर्सा पहले तक हुकूमती वज़रा राजा सिकंदर सुल्तान की ईमानदारी की गवाही देते रहे, वज़ीर आज़म से सिफारिश करते रहे कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी किसी इदारे का सरबराह बनाया जाए, और जब वज़ीर आज़म ने ही उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तैनात हुए तो 2 माह पहले तक वज़ीर आज़म उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते नजर आए। मगर 10 का इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती मौक़िफ़ से हटकर फैसले किए तो आज हुकूमत ने पूरे इदारे को जानिबदार करार दिया
और पूरे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, एक और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती वुज़रा की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज डस्का में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ज़िले इंतज़ामिया अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही और इसी नाकामी की वजह से इंतखाबात के दिन तशद्दुद के संगीन वाक़यात देखने में आए। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान के पेश नज़र डस्का में तमाम तकर्रियाँ और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी थी, लेकिन 20 जनवरी को DSP रमज़ान कंबो को 4 हफ्ते के लिए तिब्बी बुनियाद पर छुट्टी दी गई और इजाफी चार्ज जुल्फ़िकार विर्क को सौंप दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी थी। IG पंजाब को हिदायत दी गई कि वो फौरी तौर पर यह फैसला वापस लें, लेकिन बार बार हिदायत देने के बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने जुल्फ़िकार विर्क को 8 फरवरी को तलब किया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जुल्फ़िकार विर्क की बदइंतज़ामी का नोटिस लिया और उन्हें इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत की, लेकिन जुल्फ़िकार विर्क पेश नहीं हुए। जुल्फ़िकार विर्क से 6 फरवरी को चार्ज लेकर मजहर गोंदल को सौंपा गया, लेकिन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जुल्फ़िकार विर्क को ही जुल्फ़िकार अली का नाम देकर सेंट्रल सर्किल इंचार्ज डस्का की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये हक़ाइक़ इस तासुर को मजबूत बनाते हैं कि पंजाब हुकूमत ने डस्का में सिलेक्टेड अफसरान तैनात किए, जिसके नतीजे में इलेक्शन एक्ट, इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई और कानून नाफिज करने वाले इदारे साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुए, जिसका लाजमी असर नतीजे पर भी हुआ। डस्का में पोलिंग के दिन कत्ल और फायरिंग के वाक़यात पर इलेक्शन कमिश्नर ने IG, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा। पंजाब हुकूमत ने डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं किया। इंतखाबी अमल में हुकूमती ओहदेदारान, सिक्योरिटी इदारों और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। पाबंदी के बावजूद हल्के में तरक्याती काम भी जारी रहे और मकामी इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल नहीं करा सकी, जिसके बाइस इंतखाबात के दिन पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। इस सारी सूरत हाल का असर वोटर टर्नआउट पर भी पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारी सूरत हाल के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया, जिसे सिक्योरिटी इंतजामात की बिना पर 10 अप्रैल तक मौखर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत से इस्तदा की है कि न सिर्फ दरख्वास्त गुजार की अपील मुस्तरद की जाए, बल्कि इन हालात में अदालत जो भी रिलीफ मुनासिब समझे वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। 25 फरवरी को जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाया, तो उस फैसले से पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया जाएगा और इस पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है। मगर फिर जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुना दिया, तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी, फैसले को चैलेंज कर दिया। अहम बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती 1 साल पहले ही हुई है। वज़ीर आज़म ने ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा को तजवीज़ किया था। अब हुकूमत उन्हीं पर इल्ज़ामात लगा रही है, इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। इस हवाले से बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा करने वाले वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने दीगर वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो। अच्छा, अब से 1 महीने पहले तक जब अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन के बाहर आपके फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एहतजाज कर रही थी, तो आपने इलेक्शन कमीशन का दिफा किया आपकी जमात ने और कहा कि ये इदारों को दबाव में लाते हैं इस तरीके से। डस्का के फैसले से पहले शिबली फराज साहब ने कहा कि हम इनका फैसला मानेंगे क्योंकि हम दूसरी जमातों की तरह नहीं है कि इदारों के फैसले चैलेंज करें या उन पर तनकीद करें। और आज हुकूमत में होते हुए आपने कहा रेफरेंस नहीं मूव करेंगे, मगर हम सियासी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो सियासी तनकीद एक आईनी इदारे पर कर रहे हैं, रेफरेंस मूव कीजिए, आप वही कर रहे हैं जो दूसरी जमातें कर रही थी। देखें, सारी कौम को बड़ा दुख है जिस तरीके से ये सेनेट का इलेक्शन हुआ, और ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में किसी को पता ना हो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 30 साल से तो मैं सियासत में मैं देख रहा हूँ कि जब सेनेट का इलेक्शन होता है तब ये सारा मंडियाँ लग गई, खरीदो फरोख्त हुई करोड़ों। अब तो मुझे हैरानी हो रही, लोग अरबों की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज नहीं 2013 में से कहना शुरू किया कि जनाब बैलेट जो है वो ओपन बैलेट होना चाहिए। और आपको याद है कि 2015 में शायद नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने या नवाज शरीफ ने एक मूव की कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए, और हमने बावजूद कि हमारे शदीद सियासी इख्तलाफात थे हमने उसको सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब एक ओपनिंग भी दे दी और अपने इस जजमेंट में ये कहा
कि ये जो बैलेट सीक्रेसी ऑफ बैलेट है ये अनलिमिटेड नहीं है, और ये मौका दिया। हम गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिले, जाके रिक्वेस्ट की कि आपके ऊपर एक बड़ा अच्छा मौका है कि आप एक ऐसी इब्तिदा करें कि जिससे इलेक्शन जो है सेनेट का साफ शफाफ हो। नहीं किया, तो इसलिए ये जो मायूसी सारी कौम की है इसकी हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कि ये अगर इलेक्शन साफ शफाफ नहीं करा सकते तो फिर रहने का क्या फायदा। डॉक्टर साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक तो तफसीली फैसला आया नहीं है, वजीर आजम भी कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने अदालत में जाके क्यों कहा कि सीक्रेट बैलेट होना नहीं चाहिए, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आईन ये कहता है, आइन में तरमीम कर दें। अब आइन में तरमीम के लिए आप लोग जल्दी गए नहीं, साथ ही ज़ाहिर है अगर सियासी जमातों में कंसेंसस करना है तो वो आपकी और अपोजिशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की नहीं है। अगर अदालत ने कोई फैसला दिया होता और इलेक्शन कमीशन ने उसकी खिलाफ वर्जी की होती, क्योंकि अदालत ने भी ये कहा कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सीक्रेटली होना चाहिए, तो अदालत नोटिस ले ले या आप अदालत में चले जाएं कि जी आपकी अहकामात की खिलाफ वर्जी कर दी है। ये एक आईनी इदारे पर हुकूमत इस तरह तनकीद करे और उनसे इस्तीफे का मुतालबा करे, ये कैसे दुरुस्त है? नहीं, देखिए शाहजेब 2183 अगर आप उसको पढ़े ना बड़े गौर से, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि आखिरी में कि विल गार्ड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि वो करप्शन को रोकने के लिए इकदामात करेगा। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ख़ास तौर पे एम्फसाइज किया और ये कहा कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कोई जिसके ज़रिए ये जो सीक्रेसी ऑफ द बैलेट है ये इसकी वजह से ये गड़बड़ होती है, और ऐसा तरीका अपनाया जाए कि ये अनलिमिटेड नहीं है कि ताकि बाद में तशख़ीस हो चुके कि किसने क्या किया। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास पूरे अथॉरिटी भी थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सैंक्शन भी थी, और 1500 बैलेट सारे मुल्क में छपने थे, कुछ ज़्यादा नहीं छपने थे, 1500 के करीब बैलेट थे। उसके ऊपर कोई मार्कर लग सकता था, जिस तरह वो प्रोडक्ट्स के ऊपर बना होता है वो लग सकता था। कोई तरीका हो सकता था जिस तरीके से कि अगर प्रैक्टिस हों तो उसकी तशखीस की जाए। अब आप देखें कराची क्या, कोयटा क्या, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह वावेला है कि जनाब इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, पैसे चले, हॉर्स ट्रेडिंग हुई। तो क्या इलेक्शन कमीशन नाकाम नहीं हुआ अपने शौकत साहब? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तो वो तनकीद नहीं है। एक तनकीद हुई हफीज़ शेख साहब के इलेक्शन पर, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया। पिछले हफ्ते तो आपकी जमात ने कहा कि जो 22 मार्च को समात के लिए मंजूर की है यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ आप लोगों की दरख्वास्त, वो आपके मौक़िफ़ की फतह है। तो और इलेक्शन कमीशन क्या करे? आप लोगों ने शिकायत की, वीडियो का नोटिस लिया है, उस पर तहकीकात होगी, बाकी तो जगह ठीक हो गया सारा मामला। नहीं मेरे भाई, बात यह है कि आपने इसको ओवरऑल तासर देखना है। कराची में, आप कराची में हैं, आपको पता है कि वहाँ पे किस किस्म के इल्जामात लगे। आप कोयटा में आप देखें किस किस्म के इल्जामात लगे, क्या कुछ नहीं कहा गया। मतलब वो आपकी जमात ने लगाए हैं, कराची में भी और कोयटा में भी आपकी जमात ने लगाए हैं आप ही के ऊपर। और अगर हमें तसल्ली नहीं होगी तो हम बिल्कुल इल्जाम लगाएंगे। और आप इस्लामाबाद के इलेक्शन में देखें कि गिलानी को वोट मिलता, गिलानी के इलेक्शन में हमें 164 वोट मिलते हैं, खातून के इलेक्शन में हमें 174 वोट मिल जाते हैं। इसका मतलब गड़बड़ हुई ना, इसका मतलब कि बंदर बांट हुई, इसका मतलब है कि कोई पैसों का हिसाब किताब हुआ। तो उसका नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने, 22 मार्च को उसकी समात होगी, और आप लोगों ने पिछले हफ्ते कहा कि हमारी फतह है, फिर आपने आज कह दिया कि इस्तीफा दे दें। लेकिन शाहजेब वो अपने फराइज़ मनसीबे में नाकाम हुए, उन्होंने एतमाद खोया। इस वक्त सारी कौम जो है वो एक ही आवाज़ में कह रही है कि सेनेट के इलेक्शन में करप्शन हुई। बाकी जमातें भी कह रही हैं, सिर्फ हमारी जमात नहीं कह रही। मतलब बाकी जमातें चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पे कह रही हैं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कराया, और वो आपने फिर, अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था और इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट नहीं किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, तो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब नहीं कराया इलेक्शन कमीशन ने, आप उसमें करा लेते, वो क्यों नहीं कराया? वैसे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी इलेक्शनों की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर और सिर्फ हमारी जमात नहीं, और जमातों ने भी इसके ऊपर एतराज किया है, और पाकिस्तान की कौम एतराज कर रही है। सब तो आप रेफरेंस भेजिए ना, मतलब आप हुकूमत में हैं शफकत महमूद साहब, आप हुकूमत में हैं, आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और कहिए कि जी आपके अहकामात की पाबंदी नहीं की, हालांकि अदालत ने अभी तक अपना तफसीली फैसला नहीं जारी किया, या फिर रेफरेंस भेजिए। सिटिंग गवर्नमेंट इस तरीके से तनकीद करके मुतालबा कर रही है, और इलेक्शन कमीशन आपने आज कहा कि नया इलेक्शन कमीशन आना चाहिए, नया ही है, पिछले साल वजीर आजम ही ये लेकर आए हैं, ये पुराना डस्का का फैसला देने के बाद हुआ है आपके खिलाफ जब फैसला आया। नहीं, इसमें 2 मेंबर ऐसे भी जो पुराने भी हैं। और देखें हम तो सारे हम एक सियासी जमात हैं,
हम कौम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। सारी कौम कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है इस इलेक्शन को शफाफ तरीके से कराने। मैं आपसे पूछता हूँ, आप दिल पे हाथ रखे कहें ये शफाफ इलेक्शन हुआ है? सबको पता है कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, तो इसके लिए एतमाद उठ गया है। अगर आप मुझसे कह रहे हैं मैं दिल पर हाथ रख के कहूं, तो दिल पर हाथ रख के यही कह सकते हैं कि डस्का का इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ। मगर इलेक्शन कमीशन क्या खुद नाकाम हुआ या आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें नाकाम किया और उस पर इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए या आईजी, चीफ सेक्रेटरी और पंजाब की इंतजामिया को देना चाहिए? आईनी तौर पर वो पाबंद नहीं थे शफाफ इलेक्शन के? शाहजेब वो मामला सब जुडिस है, मैं उस पर बहुत कुछ कह सकता हूँ मैं उस पर, और जिस किस्म के एक्शन लिए उस पर भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ सेनेट इलेक्शन की। सेनेट इलेक्शन के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको तसल्ली है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हुआ है कि कोई उसमें वो जो वीडियो जो है अली गिलानी की, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? और शफकत महमूद साहब बोल रहा है तो शफकत महमूद साहब उसका नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने, 22 मार्च को उसकी समात है। आपकी पार्टी ने पिछले हफ्ते कहा कि ये हमारी फतह हुई है, इलेक्शन कमीशन ने इसको काबिल समात करार दिया है। आज आपने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और इलेक्शन कमीशन क्या करे? उसमें हमने उनको एक बड़ा तरीका बताया था। जब मैं खुद गया, मैं गया, फवाद चौधरी मेरे साथ थे, बाबर रवान, बाकी लोग साथ थे। हमने जाके उनको तरीका बताया। हमने कहा कि आप बैलेट पेपर 1500 बैलेट पेपर हैं टोटल, उनको आप इस तरीके से प्रिंट करें कि अगर कोई शिकायत आए तो उसकी आप तहकीक कर सकें, लेकिन नहीं बात मानी। सो मैं तो इलेक्शन कमीशन तो फिर साहब आप ये कह रहे हैं कि कोई इदारा हमारी बात नहीं मानता, जो हम कहते हैं वो नहीं करता, इसलिए वो इस्तीफा दे। ये बात नहीं है, क्योंकि अगर वाकई जो आपने इलेक्शन कमीशन से कहा, फिर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं कराया इलेक्शन कमीशन ने, अगर आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का स्पिरिट ये था शॉर्ट ऑर्डर का, तो फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सेनेट सेक्रेटेरिएट उसी तरह करा लेता। वो तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया। देखें, मैं सेनेट इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, जिसका आप जवाब नहीं दे रहे, कि सीने पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये इलेक्शन कमीशन ने सेनेट का इलेक्शन सारे मुल्क में बगैर हॉर्स ट्रेडिंग के, बगैर पैसे के लेन देन के, बगैर करोड़ों की बोली लगने के, क्या उस तरह का इलेक्शन हुआ है या दूसरी तरह का इलेक्शन हुआ है? क्योंकि आप क्या इसको प्रिवेंट कर सकते थे? हाँ, प्रिवेंट कर सकते थे, उन्होंने नहीं प्रिवेंट किया। तो इसलिए उसका, और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और हम कह रहे हैं हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है। साहब, क्योंकि बतौर एंकर मेरा काम है कि मैं आपको इंटरव्यू करूं यहाँ, बट क्योंकि अगर आपने सवाल किया है तो एक तो आपने कहा वो सीक्रेट वोट वाला, तो वो मैंने आपको बता दिया 22 मार्च को समाप्त हो रही है। आप सीने पर हाथ रख के बताइए, अब्दुल कादिर साहब बगैर पैसे दे के इस वक्त सेनेटर बने हैं, जिनको आपने पहले टिकट वापस लिया, फिर आज़ाद हैसियत में खड़े हुए, फिर आपकी पार्टी में शामिल हुए। आप सीने पर हाथ रख के बताइए। देखें, बात यह है कि आप मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर, आप तो वैसे तो आपको मैं एंकर हूं इधर आज मैंने सवाल करना है, आप जवाब देने आए हैं। नहीं, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन देखें, बजाय इसके कि एक शख्स के बारे में, जिसके बारे में कोई प्रूफ ना आपके पास है ना मेरे पास है, मैं एक शख्स का नाम लेके बात करूं तो उसके साथ उसके हकूक पे ज्यादती नहीं होगी, उसके जो फ्रीडम है उसके खिलाफ बात नहीं होगी। मैं आपकी जमात ने इल्जाम लगाया है, फिर तो हुकूक पे ज्यादती हुई। फिर कई लोगों के नाम ले सकता हूं। आपकी जमात ने इल्जाम लगाया और इमरान खान साहब ने टिकट वापस लिया उनसे। मगर अगर आप कह रहे हैं तो मैं उन शख्सियत से आगे बढ़ जाता हूं, मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक सिटिंग गवर्नमेंट को एक इदारे पर इस तरीके से इल्जामात लगाने चाहिए या आपको कानूनी चाराजोई करनी चाहिए और रेफरेंस मूव करना चाहिए उनके खिलाफ? अगर वो फेल हुए हैं तो आप रेफरेंस मूव क्यों नहीं कर रहे? आप दबाव में डाल रहे हैं। वो बिल्कुल दबाव वाली बात नहीं है, हमारे जज्बात का है, लेकिन आप भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। मतलब आपने सवाल पूछा, 22 मार्च को समात है, तो मैं कौन होता हूं वर्डिक्ट देने वाला? बट मैं ये जरूर जानना चाहूंगा शफकत महमूद साहब, क्योंकि आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, अब इस मुल्क में रिवायत भी बन गई कि ऑपोजिशन भी यही करती है कि इदारों पर दबाव डालते हैं जब अपने मर्जी के फैसले ना आए, और आप भी यही कर रहे हैं। अब ये रिवायत बन गई है कि इदारे अपनी मर्जी के फैसले ना दें तो उन पर दबाव डाला जाए तनकीद करके। बिल्कुल रवायत नहीं है, ये हम कौम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई पाकिस्तानी आज किसी को स्ट्रीट में आप जाके पूछें और आप पूछें कि क्या वो उनको तसल्ली है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हुआ है, क्या उनको तसल्ली है कि वहाँ पे पैसे जो है नहीं चले, आपको बच्चा बच्चा ये कहेगा कि सारे पाकिस्तान ये एक ही ज़बान में कह रहा है कि पैसे चले। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सही कह रहे थे कि ये ओपन बैलेट कराओ,
उसी के तरीके से ये जो करप्शन का दरवाज़ा बंद होगा, वरना नहीं होगा। साहब ये बताइएगा कि आपने, क्योंकि आज ये भी पोजीशन ली कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त सवाल उठा रही हैं, और साहब तो तमाम सियासी जमातें भी और अदालतें भी नैब के चेयरमैन पर भी और नैब के कंडक्ट पर भी सवाल उठा रही है, और खुद आपने उठाया कि हमारा जो मंशूर है एहतसाब का, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान नैब ने पहुंचाया है। तो फिर इस क्राइटेरिया पर नैब के चेयरमैन को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? देखिए, नैब के बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि हम पब्लिकली कई दफ़ा कह चुके हैं। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उस पर हम ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं। बात यह है कि उसके अंदर नैब चेयरमैन या बाकी वहाँ पे जो उनका सिलसिला है, मेरा ख्याल है कि सिस्टम्स में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हम उसके बारे में सोच रहे हैं और देखेंगे कि आइंदा क्या होता है। लेकिन इस वक्त मौजू जो है वो सेनेट का इलेक्शन है, और जिस पे सारी कौम जो है वो एक ज़बान से कह रही है कि ये इलेक्शन में करप्शन हुई और इस करप्शन को रोका जा सकता था, और इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका, कौम का एतमाद उठ गया। और इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कौन कह रहा है नहीं है, बिल्कुल है। और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए हुकूमत के पास एवेन्यूज हैं, अगर वो नाकाम हुए और अपने काम में नाकाम हुए। वो अपने हमारे वकील जो है उस चीज़ को देखेंगे, लेकिन मैं तो आपको जो कौम के जज्बात की तर्जमानी का फरीज़ा मेरे पास था वो मैंने कर दिया, और हमने कहा कि ये इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ नहीं हुआ और उसकी जिम्मेदार हर तरीके से इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना, क्या अपोजिशन भी इस मुतालबे को सपोर्ट करती है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च का उन्हें फ़ायदा नहीं दिखता। मरियम नवाज़ ने कह दिया कि जो इस्तीफ़े पर नहीं मानते उन्हें मनाने की भी कोशिश करेंगे, हमने भी उनकी मानी है। तो क्या नून लीग ने वाकई फैसला कर लिया और मौलाना के वर्जन से आप मुत्तफिक हैं कि लॉन्ग मार्च का फ़ायदा होगा नहीं, जैसे पहले सड़कों पर निकलने का फ़ायदा नहीं हुआ अगर इस्तीफ़े ना दिए? देखिए शाहजेब साहब, हमारा ये ख्याल है कि अगर लॉन्ग मार्च करना है तो उसके साथ एक बड़ा फ़ैसला होना चाहिए, और वो बड़ा फ़ैसला इस्तीफ़ों का हो सकता है। और अगर पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर इस्तीफ़ा दे दें तो 24 घंटे में ये निज़ाम गिर सकता है, चूँकि 400 से ज़्यादा नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, जबकि पूरे मुल्क की तकरीबन 750 के करीब इंतखाबी नशिस्तें बनती हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, जहाँ जनरल इलेक्शन होता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अगर हमने मुल्क को इस बहरान से निकालना है और एक नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आना है, तो तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ जमातें मुस्ताफ़ी हो जाएं, बाकी जमातें ऐवान के अंदर रहें, तो फिर इस्तीफ़े की ऑप्शन का भी वो असर नहीं हो सकता कि जो मुमकिना तौर पे हम फ़ायदा ले सकते हैं अगर हम इज्तिमाई तौर पे मुस्ताफ़ी हों। इसलिए कल की मीटिंग अहम है, उसमें लॉन्ग मार्च के साथ इस बात पर भी मुशावरत होगी कि सब जमातों को मिलकर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर इत्तफाक़ राय हो गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर सब जमातें मिलकर एक ही फैसला करें। मतलब मौलाना बड़े क्लियर हैं, और पीपल्स पार्टी भी इस्तीफों के मामले पर बड़ी क्लियर रही है। अब से पहले वो अभी तक इन हाउस चेंज के हामी हैं। पंजाब की तरफ बिलावल इशारा करते हैं, और आपकी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पंजाब में इन हाउस चेंज के आप हामी नहीं हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती इस्तीफों के लिए, तो आप और मौलाना आगे बढ़ेंगे या आप नहीं बढ़ेंगे फिर आगे? देखिए, जो अभी आपने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मनाजिर देखे हैं, और जो कुछ हमारे सामने हक़ाइक़ और वाक़यात आए हैं, तो इसके बाद तो अब मैं नहीं समझता कि नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन में कोई ज़्यादा वज़न रह गया है। और दूसरी बात यह है कि आप नो कॉन्फिडेंस के लिए तब ज़्यादा गर्मजोशी दिखाएं कि अगर आपका मकसद ये है कि आपने एक हुकूमत को निकाल के एक और लंगड़ी लूली हुकूमत बनानी है और आपने सिर्फ इक़्तिदार के अंदर आना है। इस वक्त जो मुल्क को असल मसला दरपेश है वो ये है कि एक नहायत ही नाअहल हुकूमत है, और साथ ही साथ वो बहुत कमज़ोर हुकूमत है। तो इसलिए अगर हम वाकई चाहते हैं कि मुल्क इन बहरानों से निकले, तो हमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमें एक मजबूत हुकूमत की इसलिए ज़रूरत है कि बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं जो करने की बात ज़रूरत है। मतलब अगर ये तो आपने जवाब दे दिया, इन हाउस चेंज आपको फीजिबल नहीं लगता, मगर इस्तीफों पर अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, तो आप और मौलाना आगे बढ़ेंगे या फिर लॉन्ग मार्च बगैर इस्तीफों के ही करेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जमातें इत्तफाक करेंगी। ये एक मौका है कि इस मौके के ऊपर अगर सब जमातें मिलकर
एक फैसला करें तो हम इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं। मगर आप इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि आप 10 दिन का भी अगर धरना दे लें, 20 दिन का भी धरना दे लें, अगर ज़ाहिर है उस किस्म का धरना दिया जिसमें पार्लियामेंट पर हमला हो रहा हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो, तो आप भी अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ करेंगे, पुरअमन देंगे तो बगैर इस्तीफ़ों के हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, हम समझते हैं कि अगर आप 50,000 लोग ले आएं और इस्तीफे दें, वो ज़्यादा पोटेंट है इसके मुकाबले में कि आप 5 लाख लोग ले आएं और बग़ैर इस्तीफ़ा दिए और सिर्फ यहाँ पर एक मुज़ाहरा करके चले जाएं। तो ये हमारी तजवीज़ है, इसको हम कल बाकी जमातों के सामने रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे और मुस्लिम लीग नून अपना पूरा किरदार अदा करेगी कि वो इत्तफाक़ राय पैदा कर सके इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नून लीग काफ़ी वाज़ेह मौक़िफ़ दे रही है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। नून लीग ने वाज़ेह कर दिया है पीपल्स पार्टी क्या करेगी। हमारे साथ सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, आज मौलाना ने और मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा वो ज़रा मैं आवाम को भी दिखा दूँ, फिर मैं आपसे सवाल के साथ आता हूँ। मेरे ज़ाती ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। पीडीएम मुत्तहिद है, जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का ज़रूर लगाना चाहिए। खैर साहब, मौलाना ने कह दिया कि उनकी नज़र में लॉन्ग मार्च की ज़्यादा अफादियत नहीं होगी बगैर इस्तीफ़ों के। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कल की मीटिंग में मनाने की कोशिश करेंगे, हमने भी मानी है उनकी। पीपल्स पार्टी मानने का इरादा रखती है धरने के साथ या लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफा? देखिए शाहजेब साहब, हम तो अब जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव के 26 पॉइंट है, हर पॉइंट के साथ मुत्तफिक है, हर पॉइंट के साथ खड़े हैं, किसी पॉइंट से मुफर नहीं है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने बाय इलेक्शन का बायकॉट करके और सेनेट का इलेक्शन रोकने के लिए इस्तीफे देने का ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात की थी। हमने उनको कन्विंस किया था और हम मशकूर हैं कि हमारी बात को सुना, दोस्तों ने एग्री किया और उसके साथ उन्होंने, जिसका जिक्र मरियम बीवी ने फरमाया, और उन्होंने अगर उसमें हिस्सा लिया तो आज गवर्नमेंट को हमारे जलसों से भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इन बाय इलेक्शंस ने, सेनेट इलेक्शन ने, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन ने आज गवर्नमेंट को कहां खड़ा किया है कि वो आज इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे हैं। आज उनकी सिंध की जमात उनके ऊपर एतराज कर रही है कि 35 करोड़ का टिकट बिक गया है। आज उनकी बलोचिस्तान की जमात एतराज कर रही है कि 70 करोड़ का टिकट बिक गया है। आज उनके अपने अंदर से बहुत बड़े बड़े क्रैक्स वाजे हो गए हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। बहरहाल कल हम क्या करेंगे, मरियम बीबी का बिल्कुल कहना अपनी जगह बड़ा मोतबर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए बाइस इज्जत है, एहतराम है। लेकिन मैं अपनी राय ज्यादा मुनासिब होगा कि मैं कल होने वाले इजलास के अंदर अपनी राय दूं, क्योंकि अगर मैं मीडिया के अंदर राय दूंगा तो मीडिया की राय को फिर मेरे दूसरे साथी उनको भी रिस्पॉन्ड करना पड़ जाएगा। आपको लगता है, क्योंकि जाहिर है आप जब माने हैं धरने के लिए तो आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि पुरअमन होगा, जब पुरअमन होगा तो आपको लगता है आप इस्तीफा ले लेंगे चाहे 20 दिन का धरना दे दें, या कोई आउटपुट आ सकता है उस धरने का? शाहजेब साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि सियासत के अंदर आप ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं और उसको अचीव करने के लिए कई मदारिज होते हैं। अगर हम पीसफुल मीन्स के साथ आगे चलते हैं तो हमारे अब तक के हर कदम ने हुकूमत को कमजोर किया है, एक्सपोज किया है, इनकी असलियत सामने लेके आए हैं, इनके जहनों के अंदर सियासत के अंदर ये इनका टॉलरेंस लेवल क्या है, ये सारा कुछ कौम के सामने वाज़ेह हो गया। जितना बड़ा डैमेज हुकूमत को लोगों की जिंदगी में आग लगा के महंगाई बेरोजगारी बढ़ा के वहां हुआ, उतना ही हमने जलसों में किया। और फिर ये जो प्रोसेस था इस पे भी ये हुकूमत का एक्सपोज होना जरूरी था, ताकि लोगों के जहनों में अगर इनके बारे में कोई फॉल्स कोई बुत बने थे तो वो बुत टूटे। वो बुत टूटेंगे तो लोग हकायक की आंखों से चीजें देख सकेंगे और वो हकायक कौम के सामने आ रहे हैं। हम अपने रास्त कदम की तरफ चल रहे हैं, मंजिल हमारी तयन शुदा है और उसके लिए हम अपना जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, अपने फहम के मुताबिक, अपनी मशावरत करने के सब के बाद, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो वक्त के साथ तय आते हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के हवाले से जो नैब की दरख्वास्त थी उस पर लाहौर हाई कोर्ट के दिलचस्प रिमार्क्स सामने आपके सामने रखेंगे के बाद। हफ्ते के दिन अचानक नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मरियम नवाज रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, उनकी जमानत मनसूख की जाए। दिलचस्प बात यह है कि नैब ने पहले ही मरियम नवाज की जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मगर अचानक नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज की जमानत के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर आज
जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और समाअत के दौरान अदालत ने नैब से पूछा कि आप किन बुनियादों पर मरियम नवाज की जमानत खारिज करवाना चाहते हैं। इस पर नैब के वकील ने जवाब दिया कि उसकी एक वजह यह है कि मरियम नवाज अपनी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मरियम नवाज के खिलाफ इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील हो चुकी है और तफ्तीश में मरियम नवाज का पेश होना ज़रूरी है, लेकिन वो पेश नहीं होती। जस्टिस सरफराज डोगर ने नैब से सवाल किया कि आप 8 महीने क्यों खामोश रहे, आपको होश ही नहीं आया, आपने मरियम नवाज को नैब में क्यों नहीं बुलाया, आपने अदालत को लिख कर दिया कि मरियम नवाज से मजीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं, आपने अगस्त में मरियम नवाज को बुलाया, फिर आप चुप करके बैठ गए, आपने मरियम नवाज को क्यों नहीं बुलाया। इस पर नैब के वकील ने जवाब दिया कि ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात की वजह से मरियम नवाज को कॉल अप नोटिस नहीं भेजा ताकि इल्ज़ाम न लगे मरियम नवाज के सियासी मामलात को नैब से जोड़ने की कोशिश की जाती है, इसलिए पहले मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर नहीं की गई। नैब के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मरियम नवाज को जवाब जमा करवाने का नोटिस जारी करते हुए केस की बाकायदा समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी और नैब की दायर करदा दरख्वास्त पर तबसरा करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नैब की दरख्वास्त हमें लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए दायर की गई है। जो एप्लीकेशन है नैब की वो पैनिक में लिखी गई है, वो मरियम नवाज को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लॉन्ग मार्च से पहले कत्ल करने के लिए, रोकने के लिए लिखी गई है। उससे ये साफ जाहिर है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, इनको अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को पहले के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। NCOC की जानिब से आज से इंडोर शादियों, इंडोर डाइनिंग और सिनेमा घरों पर पाबंदी हटाने का फैसला वापस ले लिया गया है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जिन शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के फैलाव में तेज़ी आ रही है, एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए और कोरोना से महफूज रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।